हेलो दोस्तों, अब तक आपने जाना कि सुधीर कोहली बिल्कुल साफ बच गया था, लेकिन अलेक्जेंडर ने उसे नौलखा हार तलाशने की ड्यूटी पर लगा दिया था। अब आगे की कहानी सुनने से पहले हम अपने साथियों से निवेदन करते हैं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो घातक का पार्ट नंबर 8 के बाद अब 9 शुरू होता है। 3, 2, 1। वो इधर मैसेज छोड़ा कि मेरी ऑटो आंसरिंग मशीन ने रिकॉर्ड किया सुनाता है। उसने मशीन का टेप रिवर्स किया और प्ले का बटन दबाया। तत्काल कमरे में शरद की आवाज़ गूंजी, मिस्टर अलेक्जेंडर, मैं शरद चौहान बोल रहा हूँ। मुझे अफसोस है कि इस बार बड़े चौहान साहब रकम चुकता करने को तैयार नहीं, लेकिन आपका पैसा फिर भी चुकता होगा। मेरे पास एक बेशकीमती हार है जो कहने को 9 लाख है, लेकिन जिसकी आज की कीमत 40 लाख से किसी कदर कम नहीं, क्योंकि इतनी रकम का उसका बीमा है। मैं शाम को वो हर हाल में लेकर तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। पहुंचा नहीं। अलेक्जेंडर गन का मशीन स्विच ऑफ करता हुआ बोला, हार आ जाएगा। मैं एकाएक उठता हुआ बोला, यस, गुड फॉर यू, गुड फॉर मी। उसने उठ कर मेरे से हाथ मिलाया। सो लॉन्ग कोहली, बट रिमेंबर 1 वीक ओनली। यस बॉस। अब्बा में मैं जानी मानी हस्ती था। सिल्विया की वजह से मेरी यहाँ जो मौज स्थापित हुई थी, टेक ओवर के बाद अलेक्जेंडर ने भी उसे बरदस्तूर बरकरार रखा था। यानी कि अभी भी वहाँ की तमाम सर्विसेज यूअर्स ट्रूली के लिए ऑन दी हाउस थी। यानी कि वो बिल, नो चार्जेस, नो नथिंग। हाल में उस वक्त कोई विशेष भीड़ नहीं थी। स्टेज पर एक कैबरे डांसर संगीत की ताल पर थिरक रही थी, लेकिन बहुत कम लोगों की उसकी तरफ मुकम्मल तवज्जो थी। मैं बार की तरफ बढ़ा और फिर जानबूझकर सोनाली के करीब से गुजरा। केवल एक क्षण को उसकी मेरी तरफ निगाह उठी और केवल एक क्षण को ही उसके चेहरे पर सकपकाहट के भाव आए। फिर वो पूर्वोत्तर काले सूट वाले से बतियाने लगी, जिसकी सूरत की मैं तब भी न देख पाया। मैंने थॉमस को तलाश किया। वो काली पतलून और डबल ब्रेस्ट का सफ़ेद कोट पहने था और झालरदार सफ़ेद कमीज पर काली बो टाई लगाया था। बहुत जच रहे हो भाई, मैं प्रशंसात्मक स्वर में बोला। तुम्हारी तो काया ही पलट गई है, लगता ही नहीं कि वही पहले वाले थॉमस हो। दुआ है ऊपर वाले की, वो मुस्कुराता हुआ बोला। ऊपर वाला यानी कि आसमानी बाप? उतना ऊपर वाला नहीं, बस ज़रा ही ऊपर वाला, फर्स्ट फ्लोर वाला। हाँ, यानी कि अलेक्जेंडर वही। वो हंसा और फिर बोला, कैसे आए? बास के बुलावे पर आया था। उसका हुक्म है कि मैं तुम्हारे से 20,000 रुपये ले लूँ। मैं अभी लाता हूँ कैशियर से, पहले बात से तस्दीक तो कर लो। तुमने कह दिया तस्दीक हो गई, क्या पता मैं झूठ बोल रहा हूँ। सिर्फ 20,000 की खातिर, वो भी अलेक्जेंडर से सहमत आई है तुम्हारी? आई तो हुई है, लेकिन इस वजह से नहीं। फिर मैंने स्वर बदला, ओके गेट इट। वह सहमति में सिर हिलाता मेरे से परे हट गया। मैं बार पर पहुंचा और सोनाली से परे दूसरे कोने में बैठ गया। बारमैन ने मेरा अभिवादन किया और मुझे मेरा पसंदीदा ड्रिंक सर्व किया। मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया और विस्की चुसकने लगा। थॉमस उल्टे पांव वापस लौटा। 500 के नोटों की सूरत पे उसने मुझे 20,000 रुपये सौंपे। सुधीर कोहली, मैं बोला, दी लकी बास्टर। लकीएस्ट, थॉमस बोला, वरना अलेक्जेंडर का माल किसी को हजम होता है? मुझे तो हजम हो रहा है। जेब में तो जगह भी अभी नहीं है। मैंने अपनी नोटों वाली जेब थपथपाई। जब यहाँ से रुखसत होऊंगा तो पेट में भी नहीं होगी। सम पीपुल हैव ऑल द लक, सो एंजॉय योर सेल्फ मैन। एक मिनट रुको। मैंने एक गुप्त इशारा बार के परले कोने की तरफ किया और बोला, उसे जानते हो? हाँ, थॉमस बोला, सक्तावत स्टेट वाले महासिंह चौहान की बीवी है, सोनाली नाम है। अक्सर आती है? अक्सर तो नहीं आती, तभी आती है जब वो आता है जिसके की साथ वो खड़ी है। वो कौन है? नाम शशांक मेहता है। अपने आप को बड़ा फिल्म स्टार बताता है, लेकिन असल में छोटे मोटे सीरियल्स तक ही पहुंच रखता है। कभी होगा बड़ा स्टार? यूँ कहो कि कभी सोचा होगा बड़ा स्टार बनने की बाबत? अब सोचने पर तो कोई पाबंदी नहीं है। वो अपने आप को अमिताभ बच्चन से भी बड़ा स्टार सोच सकता है। यानी कि यूं ही है। अब तो नहीं है। ऐसा क्यों? कि अब तो उसने एक्टिंग से बेहतर कारोबार खड़ा कर लिया है अपने लिए। वो कौन सा कारोबार हुआ? वही जो वो इस वक्त कर रहा है, खाविंदों की सताई, पैसे वाली औरतों की दिलजोई। यानी कि एक्टर से फीमेल बन गया है। सही नाम दिया, सही नाम दिया, फीमेल।
सोनाली से पहले जिस लड़की से फिट था उसका बाप काटन किंग कहलाता है। सुना है बड़ी मोटी फी ली थी इस मेल ने उस लड़की का पीछा छोड़ने की। सोनाली से कब से चस्पा है? यही कोई 6 महीने से पहले से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ उसके साथ 6 महीने से ही दिखाई दे रहा है। यहाँ शरद भी आता था, इसे अंदेशा नहीं होता था कि वो इसे देख लेता तो क्या होता। वो कौन सा यहाँ कोई शुभ कार्य करने आता था, यानी कि चोर चोर मौसेरे भाई या सौतेले माँ बेटे। मैं हंसा और फिर बोला ओके ओके थैंक यू। थॉमस वहाँ से हट गया। मैंने अपना विस्की का गिलास संभाला और स्टूल पर से उतरा। लापरवाही से टहलता हुआ मैं बार के दूसरे कोने पर पहुंचा। मुझे करीब आया पाकर सोनाली बोलते बोलते रुक गई। हेलो, मैं फीमेल के पीछे से बोला। हेलो, वह निर्विकार भाव से बोली। फैंसी मीटिंग यू हेयर। क्यों? यहाँ आने के लिए कोई परमिट जारी होता है जो कि तुम समझते हो कि मेरे पास नहीं हो सकता? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। परमिट तो मुझे साक्षात दिखाई दे रहा है। तब वो मेरी तरफ घुमा। एक बड़ी कमीनी निगाह उसने मेरे पर डाली। शशांक मेहता, सोनाली जल्दी से बोली। और शशांक? ये वो प्राइवेट डिटेक्टिव है जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था, सुधीर कोहली। मैंने नोट किया कि उसका थोबड़ा खूबसूरत था और उम्र में वो कोई 35 के पेटे में था। हेलो, मैं बोला। देख रहे हो? वो जले भुने स्वर में बोला कि हम दोनों बातें कर रहे हैं। किसी शख्स से कभी पहली निगाह में मुझे अरुचि हुई हो तो वो ये शशांक मेहता था। कमीना यूं पेश आ रहा था जैसे अपने गले में हाथ डालते हुए मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया हो। गल्ला भी तो खूब था। तारीफी निगाहों से सोनाली को ताड़ते हुए मैंने मन ही मन सोचा, हाथ डालने के ही काबिल देख रहा हूँ प्रत्यक्षता। मैं बोला, ऐसे में जानते नहीं कि तुम्हारा क्या फर्ज बनता है। क्या फर्ज बनता है? ओह माय गॉड, डू आई हैव टू ड्राइव यू ए डायग्राम? Yes, and also color it. Okay, I will do exactly that. Get lost. इतनी जल्दी? पहले मैं अपने फेवरेट स्टार से ऑटोग्राफ तो ले लूं। ऑटोग्राफ मैं 5 उंगलियों से देता हूँ चौखट पर। आई डोंट माइंड, प्लीज गो एड। उसने असहाय भाव से सोनाली की तरफ देखा। मुझे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई और संतोष का भी अनुभव हुआ कि वो तेवर दिखाने की जगह बड़े विनोदपूर्ण भाव से मुस्कुरा रही थी। तुम्हारी बारी है शशांक, वो बोली। मैं यहाँ तमाशा नहीं खड़ा करना चाहता, वो भुनभुनाया। क्यों भला? तुम्हारा तो धंधा ही तमाशा करने वाला है, मैं बोला। वो खामोश रहा। मैंने कभी कोई फिल्म नहीं देखी तुम्हारी, इसी बहाने मुझे तुम्हारी अदाकारी का नमूना देखने को भी मिल जाएगा। एक्टिंग में फेवरेट फील्ड कौन सा है तुम्हारा? कॉमेडी या ट्रेजेडी, या दोनों एक ही बात है तुम्हारे लिए? उसने दांत पीसे और बेचैनी से पहलू बदला। यहाँ कैसे आए? सोनाली बोली। तफरीहन, मजबूरन अलेक्जेंडर ने पकड़ मंगवाया। शरद की वजह से? हाँ, समझता है कि उसकी 20 लाख की रकम की वसूली में मैंने भाजी मारी थी। अब क्या पोजीशन है? अब हालात काबू में। गुड। एक एक ड्रिंक मेरी तरफ से हो जाए? नहीं, मैंने जल्दी जाना है। मे बी सम अदर टाइम। आई विल लुक फॉरवर्ड टू दैट सम अदर टाइम। वह सहमति में सिर हिलाती हुई मुस्कुराई। शशांक ने ऐसी शक्ल बनाई जैसे उसका कलेजा फूक रहा हो। डार्लिंग, उसने कहना चाहा मुझे। मैं जा रही हूँ, वो अपने हाथ में थमा गिलास बार काउंटर पर रखती हुई बोली। अफसोस है कि नाहक कबाब में हड्डी आ गई। मैं हड्डी के साथ जा रही हूँ। मेरी तबीयत बाग बाग हो गई। कम सुधीर, वो बोली। एस्कॉर्ट मी अप टू माई कार। श्योर। मैंने सिगरेट और जाम दोनों को तिलांजलि दी और अपने टाई बाई कोहनी पर से मोड़कर उसकी तरफ बढ़ाई। उसने मेरी बाह थाम ली और बोली, सी यू शशांक। पीछे शशांक को मेरी मौत की कामना करता छोड़कर मैं उसके साथ हो लिया। हाल में तब तक भीड़ हो गई थी जिसकी वजह से उसे मेरे साथ सटकर चलना पड़ रहा था, जो कि मेरे लिए बहुत आनंददायक बात थी, क्योंकि उसका एक उन्नत वक्ष बार बार मेरे कंधे को धक्का दे रहा था और इतने ही से मुझे स्वर्गिक आनंद की अनुभूति हो रही थी। वो एक शिफॉन की साड़ी और बहुत ही ज़्यादा लोकट स्लीवलेस ब्लाउज पहने थी। ऊंची सोसाइटी के किसी घर में जब मातम का माहौल हो तो शायद वही पोशाक मौजू मानी जाती थी। कहाँ जाओगी? मैंने पूछा। रास्ते में। घर? वो बोली। तुम? इरादा तो मेरा भी घर जाने का ही है, लेकिन मेरे पास सवारी नहीं है। कहाँ रहते हो? ग्रेटर कैलाश। क्या प्रॉब्लम है? करीब है, मेरे रास्ते में, मैं उतारती जाऊंगी। शुक्रिया। हम कंपाउंड में खड़ी एक स्टीम में सवार हुए।
उसने इंजन स्टार्ट किया और हीटर ऑन किया, लेकिन तत्काल वहां से रवाना होने की कोशिश न की। सतर्क निगाहों से उसकी गिरहबान में झांकता मैं उसके पहलू में खामोश बैठा रहा। तुम्हारे जाते ही डॉक्टर भी चला गया था, वह खुद ही बताने लगी। फिर फौरन बाद वो भी टुन्न होकर सो गया था। तब कोठी के मातमी माहौल में मेरा दम घुटने लगा था। वो इतराज नहीं करता तुम्हारे यूं अकेले कहीं जाने पर? कभी करता है कभी नहीं करता। आज तो वो कुछ करने या न करने की हालत में ही नहीं था। नौजवान बेटे की मौत के गम से गमजदा था, यही समझ लो। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पागल हुए? मेरा क्या लगता था मरने वाला? मैं खामोश रहा। सच पूछे तो उसी का क्या लगता था वो। और फिर मैं बातों की एक बात, अभी क्या गारंटी है कि वो मर गया है? मुझे तो लगता है कि किसी भी घड़ी वो हीरोइन के नशे के हवाले झूमता झामता मेरे सामने आ खड़ा होगा। ऐसा हो जाए तो बात ही क्या है। ऐसा ही होगा, मेरा दिल कहता है, या शायद नशे की तरंग कहती है। ओह शट अप, आई हैड ओनली वन ड्रिंक। एक से क्या बना होगा, क्यों न एक एक और हो जाए। जी तो चाह रहा है, लेकिन अब मैं वापस अब्बा में तो जाने से रही। ट्राई के लिए खाकसार अपना डब्बा तजवीज़ करता है। तुम्हारा डब्बा? मेरा गरीब खाना। ओह बातें बढ़िया करते हो ऐन सजा के। और भी कई काम है जो मैं बढ़िया करता हूँ ऐन सजा के। मसलन क्या? इजाज़त दे रही हो मुझे नमूना पेश करने की? हाँ। मैंने तत्काल उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने कतई कोई एतराज़ न किया। एतराज़ किया वो मेरे से ज़्यादा जोश खरोश के साथ मेरे से लिपटी। मेरे तजुर्बेकार हाथों की तजुर्बेकार दस्तक उसके जिस्म पर जगह जगह पड़ने लगी। मैंने अपने होंठ उसके तपते होंठों पर रखे तो उसके गले से आहें कराहें निकलने लगी। मेरे दोनों हाथ उसकी पीठ पीछे पहुंचे और मैं उसके ब्लाउज के बटनों को एक एक करके खोलने लगा। तभी कंपाउंड में एक कार दाखिल हुई और उसकी हेडलाइट्स की रोशनी हमारी कार पर पड़ी। वो छिटक कर मेरे से अलग हटी। उसने कार को गियर में डाला, फुर्ती से उसे बैक किया और फिर उसे वहां से भगा दिया। मैंने अपनी एक बाह उसकी गर्दन के गिर्द पिरो दी और दूसरा हाथ उसकी जांघ पर रखा। मत करो, वो सख्ती से बोली, लेकिन एक्सीडेंट हो जाएगा। ओह, मैंने उसकी गर्दन के गिर्द से अपनी बाह खींच ली, लेकिन जांघ पर से हाथ ना हटाया। उसने मेरा हाथ जांघ पर से हटाकर मेरी गोद में डाल दिया। बोली, मुंह पोछो। क्यों? लिपस्टिक लगी है। ओह, मैंने रुमाल निकालकर चेहरे पर से लिपस्टिक के दाग पोछे। जिंदगी में दो ही तमन्ना थी, मैं बोला, एक ताजमहल देखने की और दूसरी किसी शाही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली परी चेहरा सोलह बदन हसीना को अपने आगोश में लेकर उसका प्रगाढ़ चुंबन लेने की। एक तो आज पूरी हो गई। वो कनखियों से मुझे देखती हुई बोली, दूसरी सुबह कर लेना। आगरा है कितनी दूर यहाँ से? सिर्फ 100 कोस। क्यों न अभी चलें? आगरे में ताजमहल के अलावा एक पागलखाना भी बहुत मशहूर है, उसके बारे में क्या ख्याल है? वो पागलखाना दिल्ली से बड़ा न होगा। एक पागलखाने से निकलकर दूसरे में जा छुपने का क्या फ़ायदा? वो हंसी। तुम्हारी कॉलोनी करीब आ रही है, रास्ता बताते जाना। ठीक कुछ क्षण बाद मेरे निर्देश पर कार चलाते हुए उसने कार को मेरे फ्लैट वाली इमारत के सामने ले जाकर रोका, लेकिन इंजन बंद करने का उपक्रम न किया। मैंने उसकी तरफ देखा। प्रश्नसूचक भाव से मेरी भवें उठी। फिर कभी वो बोली, डरती हो? मैं बोला, नहीं। या ट्रेलर पसंद नहीं है? ट्रेलर पसंद है। पूरी फिल्म ट्रेलर से ज़्यादा पसंद आएगी। लेकिन फिर कभी। ठीक है, फिर कभी। अकेले रहते हो? ये भी कई पूछने की बात है। अकेले न रहता होता तो घर चलने की पेशकश करता। ऐसी पेशकश होती ही रहती होंगी किसी न किसी के सामने। हर किसी के सामने नहीं, जो स्पेशल लगे उसके सामने। स्पेशल जैसे कौन? जैसे तुम। वो हंसी। लाइन मारने में काफ़ी उच्च शिक्षा प्राप्त मालूम होते हो। वो तो है, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ उच्च शिक्षा का? तुम तो जा रही हो। न जाऊँ? हाँ प्लीज़। जरूर एक ही बार में सब कुछ लूट लोगे? एक चीज़ छोड़ दूंगा। क्या? इसलिए छोड़ दूंगा क्योंकि मैं शशांक मेहता नहीं हूँ। अरे क्या? पैसा? पैसा? रोकड़ा तुम्हारी गांठ का फीस, उजरत, नजराना, फी ऑफ फीमेल। तत्काल उसके चेहरे पर से तमाम कोमल भाव छट गए। उसने कर भरी नज़र से मेरी तरफ देखा और मुस्कुराती फुफकारती सी बोली, यू सन ऑफ बिच ओरिजिनल। मैं तनिक सिर नवाकर बोला, दी वेरी फर्स्ट। इस जगत प्रसिद्ध विच ने जितने सन पैदा किए हैं उनमें सबसे पहला पहलौटी का वन ऑफ द कॉइन। यू वही सन ऑफ बिच कबूल कर तो चुका है मैं ये रुतबा। अब एक ही बात को बार बार दोहराने का क्या फ़ायदा? उसके मुंह से बोल न फूटा। सच चुकता तो सबको महसूस होता है, लेकिन तुम्हारे पर तो वो भाले बर्छियों को मानिंद बरसा मालूम होता है। तुम्हें क्या पता सच क्या है? वो बोली,
जो सच है उसका साइन बोर्ड शशांक मेहता नाम के उस जिगोलो के चेहरे पर टंगा हुआ है, जो कि हर किसी को दिखाई देता है। नहीं दिखाई देता तो ऐसी प्रेम रस भीगी बालाओं को जिनकी अक्ल पर उस फीमेल के फर्जी चार्म का पर्दा पड़ गया होता है। तुम जल रहे हो इसलिए शशांक के खिलाफ एक ही आठ लगा रहे हो। मैं हंसा। लेडी, मैं बोला, आई हैव नो जेलस बोन इन माई बॉडी। तुम झूठ बोलते हो। मर्द औरतों से ज़्यादा हसद के मारे होते हैं, इसलिए भौंकते हैं, और जब भौंकते हैं तो आगा पीछा नहीं देखते, दूसरे को काला रंग कर खुद को उजला साबित करने की कोशिश करते हैं। मैं क्या जानती नहीं, तुम्हारे जैसी मोटी नीयत और वाहियात ख्यालात वाला एक शख्स क्या मेरे घर में ही नहीं बैठा हुआ? महासिन, और कौन, वो भी ऐन ये जुबान बोलता है, चलता है, घूमता है, कुड़ता है और फिर भौंकता है। मुझे प्यासी औरत कहता है, जो अपनी प्यास बुझाने के लिए प्यार दिखाती है, खरीदती है, उजरत अदा करती है। सुना, शादी क्यों की ऐसे मिजाज वाले शख्स से? इसलिए तो यकीनन नहीं कि तुम्हारे जैसे नदीदों के पल्ले कुछ पड़ सकता। मैं छोटी थी, नादान थी, उसका मिजाज न समझ सकी। अकल ने साथ न दिया तो क्या निगाह ने भी साथ न दिया? क्या मतलब, उसकी उम्र ना दिखाई दी, या शायद उम्र में फिसल कर निगाह दौलत के अंबार पर जाकर पड़ी और फिर वहीं टिक कर रह गई। जवाब में उसके चेहरे पर जो तिलमिलाहट के भाव प्रकट हुए, उन्होंने साबित कर दिया कि वही बात सत्य थी। शादी नफ़ा नुकसान देख कर ही की जाती है, वो तड़प कर बोली। नुकसान किस लिए? ये कहो कि नफ़ा देख कर की जाती है। दौलत का सुख पाने के लिए कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। दौलतमंद लोग कोई पेड़ों पर नहीं उगते कि हाथ बढ़ाया और एक तोड़ लिया। उनको तलाश करना पड़ता है और फिर तलाश को सार्थक बनाना पड़ता है, वरना क्या मुल्क में दौलत पर फिसलने वाली नौजवान लड़कियों का घाटा है? वो फिर तिलमिलाई औरत की जीत और जात और नादानी की दुहाई वो सिर्फ अपने लालच पर पर्दा डालने के लिए देती है। दौलत का सुख पाती है, उसे ओढ़ती बिछाती है, लेकिन ये दुहाई देने से बाज नहीं आती कि उम्रदराज शख्स से शादी करके जवानी बर्बाद कर ली। क्या गलत है इसमें? सब कुछ गलत ही गलत है बहन जी। जो चीज़ तुम महासिन जैसे शख्स को दे सकती है वो तुम्हारे जैसी लाखों करोड़ों लड़कियों के पास है, लेकिन जो चीज़ महासिन तुम्हें दे सकता है वो किसी किसी के पास है। कदर उस चीज़ की होती है जो कि दुर्लभ हो, जैसे हीरा, ना कि उस चीज़ की जो बहुतायत पाई जाती है, जैसे कोयला। आखिर मर्द हो, अपनी जात की वकालत तो करोगे ही। मैं हंसा। मैंने हाथ बढ़ाकर कार का अपनी ओर का दरवाज़ा खोला और बोला, सो लॉन्ग मैडम। जो हुआ उसका मुझे अफसोस है, लेकिन जो हो सकता था लेकिन नहीं हुआ उसका मुझे ज़्यादा अफसोस है। मुझे भी, तुम्हें भी? हाँ, तुम मुझे पसंद आए थे, इसीलिए अब्बा में शशांक को छोड़कर तुम्हारे साथ चली आई थी, लेकिन तुम्हारी काली जबान ने सब सत्यानाश कर दिया। अब तुम जाकर अपना कफन लपेटो, मैं जाकर अपनी सूली पर टकती हूँ। मैं कार से बाहर निकला, तत्काल उसने कार को यूं सड़क पर दौड़ाया जैसे तोप से गोला छूटा हो। मेरे अपने फ्लैट में दाखिल होने से पहले ही फ़ोन की घंटी बज रही थी। मैं जल्दी से फ़ोन पर पहुंचा। हेलो, मैं तनिक हाँफता या माउथ पीस में बोला, यादव बोल रहा हूँ। आवाज़ आई। यादव दिल्ली पुलिस से इंस्पेक्टर था और फ्लाइंग स्क्वाड के उस दस्ते से संबंध रखता था जो केवल कत्ल के केसों की तफ्तीश के लिए भेजा जाता था। मेरे साथ वो पुलिसिया कभी 16 तो कभी शबनम के अंदाज में पेश आता था। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, मैं बोला। मैं खुद तुम्हें फ़ोन करने वाला था। तुम करने वाले थे? मैंने कर भी लिया। इसी को कहते हैं दिल से दिल की राह होती है। अब पहले तुम अपनी कहोगे या मैं अपनी कहूँ? तुम्हारी बोलो। आजकल क्या कर रहे हो? खास कुछ नहीं, एक केस है जो मुझे फिरकनी बनाए दे रहा है। हाथ कुछ आ नहीं रहा, लेकिन भाग दौड़ इतनी है कि तौबा भली। नाइट क्लब होस्टेस के मर्डर वाला केस तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हारा उससे क्या मतलब? वो तो दिल्ली से बाहर का केस है। इंस्पेक्टर हेतराम मेरे गांव का है, चाचा कहता हूँ मैं उसे। ओह, उसी ने मुझे फ़ोन किया था और बॉर्डर से पार सिद्धार्थ कॉलोनी में हुए उस कत्ल की बाबत बताया था। क्यों? क्योंकि तुम्हारी उसमें टांग फंसी हुई है। तुम्हारे बारे में जानकारी चाहता था हेतराम मेरे से। क्यों? क्यों तुम्हें मालूम नहीं क्यों? ऐसे किसी केस से ताल्लुक़ रखते हर शख्स की बैकग्राउंड की पड़ताल की ही जाती है। क्या बताया तुमने उसे? वही जो मुझे मालूम है। क्या? कि मैं मोटी फीस की एवज में अपने क्लाइंट के लिए कत्ल भी कर सकता हूँ? हाँ, अच्छे यार। और अपने क्लाइंट को हमेशा बेगुनाह मानते हैं और उसकी बेगुनाही को साबित करके दिखाना अपनी असाइनमेंट का हिस्सा मानते हैं। ऐसा तो नहीं है? अमूमन ऐसा ही है।
मैंने कई ऐसे लोगों के केस किए हैं जिन्हें खुद आकर अपनी जुबानी कबूल किया था कि उन्होंने कत्ल किया था, लेकिन जो बाद में उनकी खामख्याली निकली थी। हालिया मिसाल डॉक्टर कोठारी है जिसने अपने क्लिनिक में गोली चलाकर कत्ल किया होना कबूल किया था। तुम्हारे सामने नहीं, बाद में मेरे सामने भी, लेकिन कातिल कोई और ही निकला था। उमेश उपल, याद आया? आया। अभी कल ही की तो बात है। तुम्हें फ़ोन करने के पीछे मेरी मंशा तुम्हें ये बताने की थी कि हेतराम तुम्हारे पीछे पड़ सकता है। तो क्या हुआ? तुम छुड़ा दोगे उससे मेरा पीछा? आखिर वह तुम्हारा चाचा है नहीं? सिर्फ चाचा कहकर बुलाता हूँ मैं उसे, जैसे कभी होली दिवाली को तुम्हें दोस्त कहकर बुलाता हूँ। आ रही है दिवाली, अगले ही हफ्ते है, तब तक तो दोस्त हो ना? हाँ, तभी तो फ़ोन किया। और उस पर उसके इलाके के एक बड़े आदमी का दबाव है कि वह उस लड़की के कत्ल के केस को दबाने की कोशिश करे। दबा नहीं सकता तो उसकी प्रोग्रेस को बहुत स्लो रखे। वो करेगा ऐसा? तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से तो उस बड़े आदमी जो कि महासिंह चौहान है के मुताबिक काम वो पहले से ही कर रहा है। मेरे सामने ही साफ साफ रोक खा रहा था वो महासिंह का। उसकी बड़ी हस्ती के मुकाबले में अपने आप को अदना इंस्पेक्टर कह रहा था। और मिसाल ये है कि उसने मुझे पकड़कर मंगवा कर भी महासिंह के कहने पर छोड़ दिया। न सिर्फ छोड़ दिया, खुद उसके दरबार में पहुंचवाया। अभी और मिसाल ये है कि अभी तक लाश पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजी गई। अभी भी वो एक अस्पताल के मुर्दा घर में ही पड़ी है। उसकी वजह है। क्या वजह है? आगे की कहानी दोस्तों आगे हम सुनाएंगे आपको। वक्त ज़्यादा हो चुका है, लिहाजा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें।